अच्छा जी, तो जो टॉपिक हम पिछले दिनों क्लास में पढ़ रहे थे, उनको अगर आप थोड़ा सा जरा देखिए, पार्टिकल नेचर ऑफ अ वेव। सो जो टॉपिक्स हमने क्लास में डिस्कस किए थे वो बेसिकली पार्टिकल नेचर ऑफ अ वेव थे, और उनसे रिलेटेड जो है वो आप लोगों को मैंने कुछ चीज़ें क्लास में करवा दी थी, और मैं सिर्फ आपको ये गो थ्रू करवा रही हूँ। अपने बुक्स के पेजेस को पलट के देख लें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी वेव के पार्टिकल नेचर के होने को प्रूव करती हैं। 3 प्रोसेसेस थे मेन जो हमने इसमें पढ़े थे। पहला प्रोसेस था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा प्रोसेस था कॉम्पटन इफेक्ट, और थर्ड पेयर प्रोडक्शन था। इसी तरह से पेयर प्रोडक्शन जब हमने पढ़ा तो पेयर प्रोडक्शन के साथ ही उसका बिल्कुल ऑपोजिट एक या उसका रिवर्स एक प्रोसेस था, जिसको एनहिलेशन ऑफ मैटर कहते हैं। यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन में आपके पास जो वेव है, एनर्जी है, वो मैटर में चेंज हो जाती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में चेंज होगी। और जो आपके पास इसका ऑपोजिट प्रोसेस है वो एनहिलेशन ऑफ मैटर है, यानी मैटर जो है वो वापस रेडिएशन में चेंज होगा। सो अगर आप 191 पेज पे देखें तो 191 पेज पे एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसको हम डिस्कस कर चुके थे कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो एक दूसरे का आप कह लें कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल हैं। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये एनर्जी एमिट करेंगे इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और ये जो गामा लिखा हुआ है ये गामा रेज हैं। और ये रेडिएशन 2 दफ़ा इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि हमारे पास जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। 2 पार्टिकल्स का मोमेंटम था इनकमिंग मोमेंटम, और इसी तरह से एक से आपके पास 2 मोमेंटम्स बनेंगे जो कि आउटगोइंग मोमेंटा होंगे। तो इसको आप फिगर से देख सकते हैं। मैं प्रॉपर्ली नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली स्टार्ट करूंगी क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी जो है वो डिस्कस था, या आपको रीडिंग असाइनमेंट जो है वो दी गई थी। So electron and positron when combined they convert into two photons that moves in opposite direction, and the opposite direction is because of the conservation of linear momentum. So ये यहाँ तक जो है वो इन टॉपिक्स तक हमने ये प्रूव किया था कि अगर कोई रेडिएशन है, हमारे पास कोई एनर्जी है, उस एनर्जी के क्या क्या बिहेवियर्स हो सकते हैं, जिसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना हमारे पास ये था कि एनर्जी बहुत सी जगहों पर मैटर की तरह बिहेव करेगी, या सॉरी पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। पार्टिकल नेचर ऑफ अ वेव हमने यहाँ पे देखी थी। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने जा रहे हैं ये बेसिकली वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल है, यानी हमने यहाँ पे मास लेना है, और इस मास को हमने डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजारना है, या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इस पे करने हैं, और हम ये देखेंगे कि ये मास जो है वो एज अ वेव भी बिहेव करेगा। इसको स्टार्ट करते हैं हम। इस टॉपिक में जो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो है वो यहाँ पे इक्वेशन में आपके पास लिखा हुआ है, ये सामने आपके पास जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको हम कहते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें तो ये इक्वेशन आपको क्या कह रही है, ये आपको इक्वेशन बता रही है कि लेट मी जस्ट राइट दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन आपके पास जो यहाँ पे गिवन है, अगर आप इस पे थोड़ा फोकस करें तो ये इक्वेशन बेसिकली ये कह रही है कि किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा दैट इज m टाइम्स v, वो इक्वल होगा h के डिवाइडेड बाय लैम्डा। h वाज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप लोगों को क्लास में मैंने याद करवाई थी, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, अगर मैं इसको दोबारा लिखूं, इस इक्वेशन को अगर हम दोबारा लिखें, मोमेंटम की जगह मैं लिख रही हूँ m टाइम्स v इज इक्वल्स टू h ओवर लैम्डा। तो अब अगर आपके पास कोई मास है और वो मूव कर रहा है, जरा सपोज कीजिए हमने कोई मास ले लिया है m, और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये कहता है कि इस मास की अपनी एक वेव होगी, यानी अगर आप इसकी वेव को ड्रॉ करें तो इस मूविंग मास के साथ कोई वेव अटैच्ड होगी, और इस वेव की जो वेवलेंथ है लैम्डा जिसको हम कह रहे हैं, वो वेवलेंथ जो है वो जिस फॉर्मूला से हमें मिलती है वो फॉर्मूला ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, ये आपके पास लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मैसेज हैं। अब उन मैसेज में अगर आप गौर करें, आपके इर्द गिर्द जितने मूविंग मास हैं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीस हाइपोथेसिस सब मैसेज की अपनी वेव एग्जिस्ट करती है। इवन फॉर एग्जांपल अगर आप खुद मूव कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी v, तो आपके साथ भी एक वेव जो है वो एसोसिएटेड होगी जिसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी।
तो ये चीज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज जो आपने यहाँ पे नोट करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने लिखा है फॉर्मूला mv = h/, लैम्डा, तो इसमें आपने मास और वेवलेंथ का रिलेशन देखना है। तो अगर आप इसका रिलेशन निकालें, अगर मैं एक्सपोज करूं कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है किसी ऑब्जेक्ट की, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी में लिख सकती हूँ, यानी मास इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ, where lambda is the wavelength. सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेरिएशन देखें, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमने कंसीडर किया था ऑफ मास m, अगर इसके मास को आप बढ़ा दें, एक छोटा आपने बॉल लिया, इसको रिप्लेस कर दें एक बड़े बॉल के साथ, कि आपके पास एक सेकंड मास आ जाए, दैट इज कैपिटल M, तो मास के बढ़ने से ये जो ऑलरेडी आपने एक वेव ड्रॉ की थी, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये कहता है कि इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, ठीक है जी, ये कम वेवलेंथ से मूव करेगा। और ये हमें कहाँ से पता चला? ये हमें इस इनवर्स रिलेशन से पता चला है, मास के बढ़ने से वेवलेंथ कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉल अगर आपने लिया है, इसकी जो भी वेवलेंथ आएगी, लेट मी जस्ट राइट दिस, लैम्डा कैपिटल M। और इसी तरह से आप एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लें, जो एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास आप m ले रहे हैं, इसकी वेवलेंथ अगर आप निकालते हैं, दैट इज लैम्डा स्मॉल m। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जिसका मास ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम है, और जिसका मास कम है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। सो अकॉर्डिंगली हम अगर यहाँ पे इनको रिलेट करना चाहें, यानी कैपिटल M बड़े मास की वेवलेंथ और स्मॉल m छोटे मास की वेवलेंथ को रिलेट करें, और मैं एक फॉर्मूला लिखूं इनको रिलेट करके, यानी अगर मैं लिखूं लैम्डा कैपिटल M और लैम्डा स्मॉल m, इनके दरमियान अगर आप रिलेशन लिखना चाहते हैं, तो कौन सी वेवलेंथ बड़ी है और कौन सी वेवलेंथ छोटी है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जिसका मास ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम है। सो दिस मींस लैम्डा कैपिटल M इज मच लेस देन लैम्डा स्मॉल m, ठीक है जी। तो हमारे पास जो डिटेक्टर्स होते हैं, वो जो वेवलेंथ मैयर कर रहे होते हैं, वो बहुत स्मॉल वेवलेंथ को मैयर नहीं कर सकते। ये वो रीजन है जिसकी वजह से आपको एक फुटबॉल से कोई वेव निकलती दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसकी वेवलेंथ इतनी स्मॉल होती है, मास बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वेवलेंथ इतनी स्मॉल होती है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते। बट दिस डजंट मीन कि फुटबॉल का कोई वेवलेंथ नहीं होगा। फुटबॉल अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दिस हाइपोथेसिस, दैट इज डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। यहाँ पे ये नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है, या नाम आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। सो इसी तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक वेव होगी, और उस इलेक्ट्रॉन की वेव को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, लिहाजा उसकी वेवलेंथ जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ बड़ी होगी एज कम्पेयर टू अदर मैसेज। सो आज के टॉपिक में यही काम जो है वो बेसिकली हमने करना है। हमने जो है वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को समझना है। अगेन आप देख लें, इसका फॉर्मूला क्या है, P = H/λ, और P जो है वो मास mv के इक्वल है। यहाँ पे उन्होंने उसको mv के इक्वल लिखा है और इसको अरेंज किया, तो मैं आपके सामने ये करके दे देती हूँ आपको। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज P = H/λ, वेयर H इज फ्लक्स कांस्टेंट। P की जगह आपने लिख दिया mv, दैट इज इक्वल्स टू H/λ। हमने इसको लैम्डा के लिए अरेंज करना है, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी मैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा कि ये लैम्डा जो है वो यहाँ न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और ये पूरा प्रोडक्ट जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू, जो वेवलेंथ होगी किसी भी मास की, वो इक्वल होगी H/m टाइम्स v के, ठीक है जी। वही रिलेशन जो आपने पहले लिखा था, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यहाँ से भी वही रिलेशन आ रहा है, लैम्डा इज 1/m, अभी भी इनवर्स प्रोपोर्शन है। जिसका मास बढ़ जाएगा उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है जी। तो ये आपने रिलेशन याद रखना है। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि हम जब फोटोन को पढ़ रहे थे, फोटोन के लिए हमने कहा था कि उसका जो मास होता है, रेस्ट मास, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी दिया था कि रेस्ट मास उसका 0 है। सो अगर फोटोन फोटोन जो कि लाइट है, और आपको पता है कि लाइट तो ऑलरेडी एक वेव है, अगर उसका मास 0 है, तो इसका मतलब है अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करूं, सो अकॉर्डिंगली वेवलेंथ क्या आ जानी चाहिए, 0 टाइम्स v। और इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो इनफाइनाइट आंसर आएगा कि उसकी बहुत ही बड़ी वेवलेंथ है, जबकि ऐसा नहीं है,
ठीक है जी। तो आपने याद रखना है कि ये जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, दिस इज नॉट फॉर फोटोन, दिस इज नॉट फॉर फोटोन। फोटोन ऑलरेडी लिखा है तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। कहाँ है जी इरेजर, हियर इज इट। तो फोटोन ऑलरेडी लिखा है, तो ये आपने नोट कर लिया कि ये फॉर्मूला हमने फोटोन के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये फॉर्मूला हमने किस लिए यूज करना है, दिस इज यूज्ड फॉर मैस। ठीक है जी, फोटोन मैस नहीं है, फोटोन एनर्जी है। तो ये हमने फॉर मैस यूज करना है, इसको फॉर फोटोन यूज नहीं करना। फोटोन के लिए कौन सा फिर फॉर्मूला होगा, अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने फोटोन की एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था प्लैंक्स असम्पशन में, जो कि हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 20 में। तो आपने उसमें फॉर्मूला पढ़ा था ई फोटोन, या फोटोन की जो एनर्जी है वो इक्वल होती है एच टाइम एफ के। तो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें अब कोई मैस नहीं आ रहा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो इधर से हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी से हम उसकी वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। हमें पता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा के इक्वल है। फोटोन के लिए सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, इसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा, फॉर्मूला है जी हमारे पास v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। सो यहाँ से आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू वी बाई एफ। इसी फॉर्मूला को मैंने अरेंज किया है, एफ इसके नीचे आ जाएगा। फोटोन जिस स्पीड से मूव करता है उसकी स्पीड जो है वो सी के इक्वल है, तो आप इसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं सी बाई एफ। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है वेवलेंथ निकालने का। और इधर ही अगर आप इसमें इसमें पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला को, तो आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से एफ निकालें, उस एफ को यहाँ पे पुट कर दें, तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ये फोटोन की एनर्जी है। तो फोटोन के लिए याद रखें हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं वो डिफरेंट हैं, और जो हमारे पास मैस पार्टिकल हैं उनके लिए जो फॉर्मूलाज यूज होंगे वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है। ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट का नाम था, और उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था कि कोई भी मास है उस मास की अपनी एक वेवलेंथ होगी, और वो वेवलेंथ मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास को बढ़ा दें वेवलेंथ कम हो जाएगी, मास को कम करें वेवलेंथ बढ़ जाएगी। सो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में यही सारी चीजें जो है वो हमने देखी थी। तो चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। अब आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप इधर गौर करें तो मैं इसको थोड़ा सा रीड आउट करती हूँ। आपको ये कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लार्ज मास एंड ऑर्डिनरी स्पीड has such a small wavelength that its wave effects such as interference and diffraction are negligible। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हर मैस की वेवलेंथ है, तो अगर आपको एक फुटबॉल दे दिया जाए और कहा जाए कि इस फुटबॉल की वेवलेंथ क्या होगी, फिर आपसे ये पूछा जाए कि अगर दो फुटबॉल्स हैं उनकी वेव्स क्या एक दूसरे को एड अप करके इंटरफेयर करेंगी या डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगी, तो द आंसर इज नो। क्योंकि दोनों की वेवलेंथ इतनी स्मॉल है, मैस इतना बड़ा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ इतनी स्मॉल है कि वो कोई अप्रिशिएबल इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगी। सो फॉर एग्जांपल, अब उन्होंने आपको एक एग्जांपल दे दी है, ठीक है, इस एग्जांपल को जरा गौर से देखिएगा। फॉर एग्जांपल, राइफल बुलेट, आपको एक राइफल की बुलेट का मास दे दिया गया है जो कि है 20 ग्राम्स, एंड फ्लाइंग विद द स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट की स्पीड है। will have the wavelength lambda given by, अभी ये फॉर्मूला हमने लिखा है ना, lambda is equals to h over mv। h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जाउल सेकेंड है। मास आपको गिवन है 20 ग्राम है, तो ग्राम को जब आप कन्वर्ट करते हैं 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻³ किलोग्राम्स। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आपने याद रखना, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻³ किलोग्राम। तो जब आपको 20 ग्राम दिया हुआ है, दोनों साइड पे अगर आप ऊपर इस इक्वेशन में दोनों साइड पे 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 20 ग्राम इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम्स। और इसको जब आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आप इधर से पॉइंट को एक इधर शिफ्ट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2.0 इंटू 10⁻1। एक पॉइंट आपने शिफ्ट किया, ये चीज एज इट इज नीचे आएगी, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना होता है, दोनों पावर्स को ऐड कर दें, 2.0 इंटू 10⁻³ प्लस 1 किलोग्राम
और ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, 2.0 इंटू 10⁻⁻³ -3 और +1 आपको -2 दे देंगे, -2 किलोग्राम। ठीक है जी, ऐसे करते हैं हम यूनिट्स को कन्वर्ट। तो हमने किया कन्वर्ट 20 ग्राम को 2.0 इंटू 10⁻² किलोग्राम में। अब यहाँ देख लें, ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। तो आपने ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी और उसके बाद आपने मीटर पर सेकंड में इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है। ठीक है जी, मीटर पर सेकंड में आपने वेलोसिटी पुट की। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास जो वेवलेंथ आ रही है वो बहुत ही स्मॉल है। उसकी वैल्यू है 10⁻⁻34 मीटर। सो इट इज अ वेरी स्मॉल वेवलेंथ। तो इसको जो है वो डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आगे इसकी थ्योरी में सारी चीजें गिवन होंगी। चलें जी, आगे चलते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बीच में मुझे रोक कर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी। अब है हमारे पास कि दिस वेवलेंथ इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट मेजरेबल फॉर और डिटेक्टेबल फॉर एनी ऑफ इट्स इफेक्ट। तो ये बहुत स्मॉल वेवलेंथ थी, इसको डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास इतने सेंसिटिव डिटेक्टर्स ही नहीं है जो 10⁻⁻34 मीटर की वेवलेंथ को डिटेक्ट करें। और इसका कोई पैटर्न भी आप नहीं देख सकते, इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन वगैरह भी नहीं मिल सकती आपको। ऑन द अदर हैंड, अब उन्होंने क्या किया, पहले आपको एक बड़े मास के लिए सॉल्व करके बताया, अब आपको एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो सॉल्व करके बताएंगे। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। थोड़ी देर में ये मीटिंग एंड हो जाएगी, तो उसके बाद मैं आपको एक और लिंक भेजूंगी और उसको फिर आपने ज्वाइन करना है और हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सो इस एग्जांपल के अंदर क्या है, आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है और उसकी स्पीड है 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन इसी स्पीड से एटम के अंदर रिवॉल्व करता है, तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो फिर आपने क्या करना है, इसी तरह से फॉर्मूला वही है आपके पास, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/m टाइम्स v। सो h की वैल्यू आ गई 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। मास की वैल्यू आ गई है आपके पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। वेलोसिटी आपको दे दी गई है इलेक्ट्रॉन की, क्वेश्चन में ही गिवन है वेलोसिटी। तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 7 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सो -10 मीटर की जो वेवलेंथ है ये डिटेक्टेबल है। और इससे और ये वेवलेंथ अगर आप वापस स्पेक्ट्रम देखें, जो स्पेक्ट्रम मैंने आपको पढ़ाया था, और वहां से मैच करें वेवलेंथ, तो आप देखेंगे कि ये वेवलेंथ एक्सरेज की रेंज में। ठीक है, एक्सरेज हमने पढ़ी थी, एक्सरेज बनाते कैसे हैं, एक्सरेज की प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो एक्सरेज की रेंज में जो है वो ये वेवलेंथ आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ये देखना है, दोबारा मैं अब उसी बेसिक टॉपिक की तरफ जा रही हूँ कि हमने क्या देखना है कि एक पार्टिकल की वेव नेचर होती है या नहीं। तो अगर हमने इस पे कोई एक्सपेरिमेंट करना है, so we should not go to